Hello everyone. So today I am going to start with a new topic, that is chemical properties of phenol, and I have discussed little bit about the chemical properties of phenol. That phenol is acidic in nature. हमने ये चीज़ कर ली थी कि फिनोल जो है वो एसिडिक होता है नेचर में, वो अपना H पॉजिटिव रिलीज करता है और फिनॉक्साइड आयन आपके पास बन जाता है। जब हम फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी की बात करें तो हम उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते थे और देखते थे कि उसके बहुत सारे रेजोनेटिंग 4-5 जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनके बेस पे हम कहते हैं कि H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद इसके अंदर क्या आई है, स्टेबिलिटी आई है। एंड वन मोर रिएक्शन टू कंफर्म दैट द एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल, दैट इज द रिएक्शन ऑफ फिनोल विद एनी एक्टिव मेटल। सोडियम के साथ आप रिएक्शन कराते हैं, मैग्नीशियम के साथ आप रिएक्शन कराते हैं, तो वहाँ पे आपका जो फिनोल का H है वो रिप्लेस हो जाता है विद दैट एक्टिव मेटल। तो वहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो हमारे पास फिनोल में, अगर मैं इसको सोडियम के साथ ट्रीट करा दूँ तो आई विल गेट दिस सोडियम फिनॉक्साइड। यहाँ से H गया, यहाँ से H गया और इसको किसने रिप्लेस कर दिया, H पॉजिटिव गया और इसको किसने रिप्लेस कर दिया, Na पॉजिटिव ने रिप्लेस कर दिया, या Na ने इसको रिप्लेस कर दिया है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि द सब्सटेंसेस विच रिलीज H पॉजिटिव आर नोन एज एसिड्स, उनको हम एसिड्स कहते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं कि जब ये H पॉजिटिव रिलीज करता है, जब आपका फिनोल H पॉजिटिव रिलीज करता है, ये बन जाता है फिनॉक्साइड आयन बाय रिलीजिंग H पॉजिटिव। अब आपने यहाँ पे एक कंपैरिजन भी किया था कि फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स। रीज़न उसका क्या रहा था, हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के देखे थे। चाहे आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के देख लीजिए, चाहे आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के देख लीजिए, और जब आप कंपेयर करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनोल विद फिनॉक्साइड आयन, तो फिनॉक्साइड आयन के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू फिनोल। देखिए, अगर मैं फिनोल के स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ, पिछले लेक्चर्स में हम ये स्ट्रक्चर बना चुके हैं फिनोल के, फिर से बना के देख लेते हैं। तो अब क्या देखते हैं, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। बाकी आपके पास इस तरह से बनाते जाएंगे आप। OH पॉजिटिव, डबल बॉन्ड ओवर हियर, नेगेटिव चार्ज हियर, शिफ्ट होता जा रहा है। कहाँ जाना चाह रहा है, अपने घर वापस जाना चाह रहा है। ये लीजिए, यहाँ पे नेगेटिव, डबल बॉन्ड, OH पॉजिटिव, लाइक दिस। यहाँ पे जो फाइनल आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा, OH नेगेटिव पॉजिटिव, खत्म। ये तो हो गया फिनोल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इस फिनोल ने एक H पॉजिटिव रिलीज कर दिया, यहाँ पे बन गया फिनॉक्साइड। ये भी रेजोनेंस शो करेगा, इस तरह से बन गया नेगेटिव चार्ज, राइट, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये भी इसमें कॉन्जुगेशन में है बेंजीन रिंग के साथ, यहाँ आया, ये इधर शिफ्ट। हम कंपैरिजन देख रहे हैं कि क्या H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल बना है कि जब H के साथ है वो, तब आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है। वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि अगर H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है तो ज़्यादा स्टेबल बन रहा है। देखते हैं, इट इज सॉरी नेगेटिव, here double bond, only this, and we have this
ये शिफ्टिंग इधर हो जाएगी आपकी आगे, शिफ्टिंग आपकी इससे आगे हो रही है। अब आप क्या देखते हैं, यहां पे आपके पास नेगेटिव चार्ज हियर, आगे शिफ्ट हो गया, ये इधर आ जाएगा, नेगेटिव डबल बॉन्ड, ये इधर और ये वापस इधर। फाइनली आपके पास क्या आ गया, वही नेगेटिव चार्ज। तो जब आप दोनों स्ट्रक्चर को कंपेयर करें, 1 2 3 4, दिस इज 5th वन, इसको 6th बोल देते हैं, या फिर इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो, इसको 4 और इसको सॉरी इट इज 5th वन, राइट, इट इज 5th वन। तो आप क्या देख रहे हैं, जो फिनोल के सेकेंड, थर्ड और 4th रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उनमें पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। बट जब आप इसे देख रहे हैं, जो फिनॉक्साइड आयन का आपके पास स्ट्रक्चर बन रहा है, वहां पे कहीं भी आपको नेगेटिव चार्ज नहीं दिखाई दे रहा, कहीं भी पॉजिटिव चार्ज नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कोई चार्ज सेपरेशन नहीं हुई। जबकि यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव होने की वजह से अगर आप कंपेयर करें विद फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के साथ, तो दैट अपर वन, दैट फिनोल्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर less stable due to the presence of positive and negative charges. पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस प्रेजेंट हैं, इसलिए उसमें इतनी स्टेबिलिटी नहीं है। जबकि नीचे वाला H पॉजिटिव लूज करने के बाद क्या बना रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहा है, एंड इट हैज ओनली वन चार्ज, दैट इज -1, सो दैट इज मच स्टेबल आफ्टर लूजिंग H पॉजिटिव। तो ये ज्यादा आपके पास क्या है, स्टेबल हैं एज कंपेयर टू फिनोल। तो यहाँ से आप क्या कह देते हैं कि हमारा जो फिनोल है वो H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद क्या बना रहा है, स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहा है, तो दैट इज एसिडिक इन नेचर। आपको पूछ ले कि बताइए फिनोल एसिडिक है, सिर्फ ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि फिनोल इज एसिडिक, तो आप ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। एसिडिक बिहेवियर कैसे, आपने सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, दैट इज आर्हेनियस। वो कहता है कि ऐसे आपके पास स्पीशीज या ऐसे सब्सटेंसेस जो H पॉजिटिव रिलीज करे, अब रिलीज कर दिया, एसिड है, बट रिलीज करने के बाद जो बचा वो क्या स्टेबल है, हमने वो चीज देखनी है यहाँ पे। तो दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे और वहां पे क्या बताएंगे कि भाई अगर हमारे पास फिनोल है तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस दोनों हैं, जिसकी वजह से उसमें अनस्टेबिलिटी है एज कंपेयर टू द फिनॉक्साइड आयन, बिकॉज इट हैज ओनली वन चार्ज, इट इज नेगेटिव, राइट। तो यहां से अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है तो आपने इस तरह से उसको एक्सप्लेन करना है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सम रिएक्शंस। हमारे पास कुछ रिएक्शंस हैं, जो ये वाली रिएक्शन जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ लेता है कि व्हाट हैपन व्हेन फिनोल इज हीटेड विद जिंक डस्ट। जब फिनोल को जिंक डस्ट के साथ आप हीट करते हैं तो क्या होता है, तो वो जो फिनोल है वो जब जिंक डस्ट के साथ आप उसको हीटिंग करते हैं उसकी, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू बेंजीन, इट इज कन्वर्टेड इनटू बेंजीन और साइड प्रोडक्ट आपको ये मिल जाता है। तो मेन प्रोडक्ट इज बेंजीन। आपको पूछ ले या क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, एक तो बता दिया आपको कि कैसे पूछेगा, फिनोल इज ट्रीटेड विद जिंक डस्ट, देन व्हाट प्रोडक्ट विल यू गेट, या फिर ऐसे पूछ ले कि हाउ टू कन्वर्ट फिनोल टू बेंजीन। कन्वर्जन क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हाउ टू कन्वर्ट फिनोल इनटू बेंजीन। तो हमारे पास हम क्या डालें उसमें, हम जिंक डस्ट डालें, उसको थोड़ा सा हीट कर दें और हमें क्या मिल जाएगी, बेंजीन मिल जाएगी। द नेक्स्ट वन इज
जब फिनोल को आप अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एट अ टेम्परेचर ऑफ 675 केल्विन, तो हमारे पास जो फिनोल है वो एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है. दिस इज कन्वर्टेड इनटू एनिलीन. एनिलीन फॉर्मूला क्या है, बेंजीन के ऊपर NH2 अगर हो तो दैट इज एनिलीन. ये आपके पास एनिलीन है, दिस इज फिनोल. क्वेश्चन आप खुद फ्रेम कर सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे. ऐसे पूछ ले फिनोल को एनिलीन में कन्वर्ट करिए, आना चाहिए. ऐसे पूछ ले कि फिनोल को जब आप अमोनिया के साथ ट्रीट करेंगे, कंडीशंस दे रखी हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज कन्वर्टेड इनटू एनिलीन. या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया, बताइए, बाकी पूरी रिएक्शन लिखी है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया है कि बताइए यहाँ पे क्या हम ऐड करें, यहाँ पे क्या हम यहाँ पे डालें कि हमें एनिलीन मिल जाए. कहाँ से, फिनोल से. तो आपको हर तरीके से क्वेश्चन को सोचना है कि क्वेश्चन किस तरीके से हमें पूछ सकता है, राइट. तो वेरी सिंपल वन and it is H2. The next one is, it is action of phenol with acid chloride and acid anhydrides, and this reaction is also known as acylation reaction. अगर आप एसिड क्लोराइड के साथ ट्रीट कराते हैं अपने फिनोल को इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, तो उसका क्या हो जाता है, एसाइलेशन हो जाता है, और हमारे पास क्या बन जाता है, फिनोल एसीटेट या फिनाइल एसीटेट आप बोलते हैं उसको, नॉट फिनोल एसीटेट. O COCH3 प्लस HCl. ये वाली चीज ये यहाँ आ जाती है और ये H जो है वो किसके साथ चला जाता है, Cl के साथ चला जाता है. सो दिस इज एसाइलेशन. और क्या नाम है इसका, फिनाइल एसीटेट. It is phenyl acetate. In the same way, when you treat your phenol with acid anhydride, it is CH3, right? Acid anhydride के साथ ये फॉर्मूला है आपके पास, CH3COO ट्वाइस. आप कैसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं CH3CO ट्वाइस, और एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है उसको बाहर भी लिख देते हैं. ऐसे भी अगर दिया है तो वही चीज है. पिरिडीन के प्रेजेंस में कराएंगे रिएक्शन को तो आपको वही सेम प्रोडक्ट मिलेगा, साइड प्रोडक्ट कुछ डिफरेंट मिलेगा. यहाँ पे ये वाली चीज यहाँ आ जाएगी, एसाइलेशन हो जाएगी इस फिनोल की. सेम प्रोडक्ट यू विल गेट OCOCH3 प्लस, साइड प्रोडक्ट डिफरेंट है. हमारे पास बच गया CH3COO और एक HCl है, तो हमारे पास एसिटिक एसिड जो है वो एज अ साइड प्रोडक्ट यहाँ पे बना, और ऊपर वाले में जहाँ पे आपने एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन को कराया था वहाँ पे जो साइड प्रोडक्ट आपको मिला था दैट इज HCl. नाउ सी द नेक्स्ट वन, व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शंस that has been shown by phenol. We have done this. The next one is preparation of aspirin. हम एस्प्रिन भी बना सकते हैं, ये फिनोल का एक डेरिवेटिव है. दिस इज सैलिसिलिक एसिड. ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए. यहाँ पे भी OH हो सकता है, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे होते हैं OH और COOH एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशंस पे होते हैं. तो दिस इज व्हाट, दिस इज सैलिसिलिक एसिड. व्हेन दिस सैलिसिलिक एसिड इज ट्रीटेड विद acid anhydride in the presence of concentrated H2SO4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये COH तो ऐसे रहेगा. अभी अभी आपने ये रिएक्शन की कि इस चीज का क्या हो जाएगा, एसाइलेशन हो जाएगा. इट इज COH, इट इज OCOCH3. सो दिस इज एस्प्रिन. ये क्या है आपके पास, दिस इज एस्प्रिन. तो जब आप सैलिसिलिक एसिड को ट्रीट कराते हैं किसके साथ, यू ट्रीट सैलिसिलिक एसिड विद एसिड एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ concentrated H2SO4, then what you will get, that is acetyl salicylic acid.
और जो कॉमन नेम है दैट इज एस्पिरिन, दिस इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। राइट द नेम ऑफ दिस। आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछ ले कि भाई जो आपका इनिशियल रिएक्टेंट होगा एस्पिरिन, किससे आप बना सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उसके लिए हमें क्या चाहिए, दैट इज सैलिसिलिक एसिड। सो वी कैन प्रिपेयर एस्पिरिन फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। दिस इज कॉमन नेम, दिस इज IUPAC नेम भी आप बोल सकते हैं इसको, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। सो द नेक्स्ट वन इज फ्राइज रीअरेंजमेंट। ऐसा आपको फिनाइल एसीटेट मिला, अभी अभी जितनी भी रिएक्शंस आपने की कि यहाँ पे फिनोल था, OH लगा हुआ था, आपने अपना उसको एसिड क्लोराइड के साथ ट्रीट कराया या एसिड एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट कराया है, तो आपको क्या मिल जाता था, दैट इज फिनाइल एसीटेट। अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकता है इस फिनाइल एसीटेट का, एंड दैट रिएक्शन इज नोन एज, दैट रीअरेंजमेंट इज नोन एज, कोई एडिशन कोई एलिमिनेशन कुछ नहीं होगा, ओनली व्हाट हैपन, आपके पास जो है दैट इज ओनली द रीअरेंजमेंट ऑफ दीज एलिमेंट्स। ये जितना भी आपके पास ग्रुप है इसका रीअरेंजमेंट हो जाएगा, बट दैट रीअरेंजमेंट इज ऑलवेज इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। आप एल्यूमिनियम क्लोराइड डालते हैं उसमें और उसको हल्का सा हीट करते हैं, देन यू विल गेट ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। ये वाला ग्रुप जो है वो उठ के ऑर्थो पे भी जा सकता है और उठ के पैरा पे भी जा सकता है, बिकॉज फिनोल्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। और ऐसा कब हुआ, जब आपने क्या डाला, AlCl3 डाला और इसको थोड़ा सा हीट किया, तो यहाँ पे OH और यहाँ पे COCH3। द नेम ऑफ दिस इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल प्लस you get a para product over here, it is OH COCH3. This is para hydroxy एसिटोफिनोल। सो दिस इज फ्राइज रीअरेंजमेंट, जिसमें ये आपका जो ग्रुप है वो आपस में ही रीअरेंज हो जा रहा है विद इन द मॉलिक्यूल, जब आप उसको किसके साथ हीट कर रहे हैं, विद AlCl3। ऐसी ही आपने रीअरेंजमेंट्स पढ़ी होंगी इन एल्केन्स। हेलो एल्केन्स में भी रीअरेंजमेंट्स होती हैं, एल्केन्स में भी रीअरेंजमेंट होती हैं, और वो रीअरेंजमेंट मोस्टली जो है इट हैज बीन सीन कि जो most of the rearrangements and those are in the presence of AlCl3. Aluminium chloride की presence में rearrangement reaction is possible. So this is Fry's rearrangement. The next one is benzylation and it is a naming reaction. बहुत बार पूछता है आपसे Scotton-Bowman reaction, जिसमें आप अपने फिनोल को ट्रीट कराते हैं with benzoyl chloride in the presence of NaOH। अब बेंजोइल क्लोराइड में से वही ये O के पास चला जाएगा और H जो है वो Cl के साथ आ जाएगा, तो दिस इज स्कॉटन्स-बॉउमैन रिएक्शन, जिसमें रिएक्शन जो है एसिड क्लोराइड के साथ ना करा के आप किसके साथ कराते हैं, बेंजोइल क्लोराइड के साथ कराते हैं, एंड यू विल गेट दिस प्रोडक्ट, इट इज OCO3,6H5 plus HCl. So this is Scotton's-Bowman reaction, very important one. This is very important. The next one is, it is a reaction of phenol with Grignard's reagent. जब आप फिनोल को ग्रिग्नार्ड reagent के साथ ट्रीट कराते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको एल्केन्स मिलते हैं। इस तरह से आपको मिल जाएगा CH4 प्लस ये एक साइड प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा MgBr। The next one is, it is electrophilic substitution reactions. Electrophilic substitution reactions में हम particularly पढ़ेंगे, जैसे ब्रोमिनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, इस तरह की reactions हम पढ़ेंगे। बट फिनोल जो है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। कौन से
अटैकिंग रिएजेंट के लिए, इलेक्ट्रोफाइल के लिए, क्योंकि अभी अभी हमने देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार फिर से। फिनोल और फिनॉक्साइड के हमने कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए थे, वहां से देखिए क्लियर है कि ऑर्थो और जो पैरा पोजीशन है, ये भी ऑर्थो है, ऑर्थो और जो पैरा पोजीशंस हैं वो एक्टिवेट है, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज की तरफ कौन सा जो रिएजेंट है वो अट्रैक्ट होगा? न्यूक्लियोफाइल और आपके पास इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रोफाइल्स आर पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ पे नेगेटिव होने की वजह से कौन सा आपके पास अटैकिंग रिएजेंट इधर आना चाहेगा? दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। तो मोस्टली जो आपके पास फिनोल की रिएक्शंस हैं वो ऑर्थो और पैरा पे कौन अटैक करेगा? दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। तो क्वेश्चन आपको ऐसा पूछ ले कि व्हाई फिनोल इज शोइंग ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, या इस तरह से पूछ ले व्हाई फिनोल इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तब भी आपको ये वाला जो यहां तक है ये बनाना पड़ेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे और उसके बाद आपको शो करना पड़ेगा कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दीज पोजीशन एंड दोज पोजीशंस आर ऑर्थो एंड पैरा। वो कौन सी पोजीशंस है? ऑर्थो और पैरा पोजीशंस है। सो दिस इज द वे आप इस तरह से उस क्वेश्चन को करेंगे। तो अब पर्टिकुलरली आपको देखना है कि हमारे पास किस तरह की रिएक्शंस हैं। द फर्स्ट वन इज ब्रोमिनेशन, और ब्रोमिनेशन में आपके पास ब्रोमिनेशन दो तरीके से कर सकते हैं आप, या तो आप कोई पोलर सॉल्वेंट ले, लाइक वाटर हो गया, या फिर आप कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट ले। तो ब्रोमीन जो है वो डिफरेंटली आपके पास बिहेव करती है। जब आप एक्वस या फिर ब्रोमीन वाटर लेते हैं तो क्या होता है कि ये तीनों की तीनों जो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस हैं वहां पे इतना ज़्यादा एक्टिव होता है कि ये तीनों पोजीशन पे एक साथ अटैक कर देता है और आपको क्या मिल जाता है? तीनों पोजीशन पे एक बार में ही आपको क्या मिल गए हैं? ब्रोमीन अटैच्ड मिल गए हैं। प्लस 3 Br बचे, यहां से बच गया है आपके पास 3 HBr। This is 3 HBr, right? So it is 2, 4, 6 tribromo. This is first position, second, third, fourth, fifth और sixth. This is 2, 4 और 6। इन तीनों पोजीशन पे क्या है? ब्रोमीन है। तो दिस इज 2, 4, 6 नॉट ट्राइब्रोमो। रेक्टिफाई दिस थिंग, इट इज नॉट ब्रोमो, इट इज ट्राइब्रोमो phenol. This is the name of this compound. Now the next one is, ये था, देखिए याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट वन, आपको हो सकता है उलझाने के लिए पूछ ले। जैसे एक्वस है तो आपका जो वाटर है वो क्या होता है? पोलर होता है। पोलर मीडियम में आपका रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। आगे देखिए आपके पास एक और रिएक्शन है जिसमें ब्रोमीन ही लिया है, but this bromine is in the presence of carbon disulfide which is non-polar in nature. Carbon disulfide is non-polar in nature. तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग से प्रोडक्ट बनेंगे। एक बार ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब दोनों मिलेंगे, ऑर्थो भी मिलेगा और पैरा भी मिलेगा। उस तरीके से जैसा आपने पीछे किया, वहां पे तीनों की तीनों पोजीशन पे एक साथ आपके पास आ गए थे ब्रोमीन, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यू विल गेट सेपरेट प्रोडक्ट्स, ऑर्थो और पैरा डिफरेंटली, राइट। द नेक्स्ट वन इज, इस चीज का ध्यान रखना है कि ब्रोमीन जो है वो किसकी प्रेजेंस में है? इज इट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और इज इट इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड और एनी अदर solvent or any other medium which is non-polar in nature. The next one is, it is nitration. जब सिंपली आप अपना
फिनोल को नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में ट्रीट कराते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे आप उसमें नाइट्रिक एसिड ऐड करते हैं तो आपको ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स मिलते हैं. इट इज OH नाइट्रो ओवर एयर वन टाइम एंड यहाँ पे आपको जो मिलेगा इट इज पैरा नाइट्रोफिनोल एंड ऑर्थो नाइट्रोफिनोल. एंड जब आप मान लीजिए इनको सेपरेट करना चाहें तो आप एक प्रोसेस यूज करते हैं दैट इज स्टीम डिस्टिलेशन. स्टीम डिस्टिलेशन से आप इसको अलग कर सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज, ये तो बात हुई कि सिर्फ और सिर्फ आपने क्या डाला है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाला है. अगर आप इस रिएक्शन को इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालें, क्या करें, आप फिनोल लें, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 हो और H2SO4 की प्रेजेंस में आप रिएक्शन को कराते हैं तो आपको उसी तरीके से जैसे ब्रोमीन तीनों पोजीशंस पे जुड़ गया था उसी तरह से यहाँ पे भी नाइट्रो जो है वो तीनों के तीनों पोजीशन पे जुड़ जाता है. एंड दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है आपको बताइए, हाउ टू प्रिपेयर पिक्रिक एसिड. देखिए पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला, आपको येलो पीपीटीज बनते हैं यहाँ पे NO2 and this is also NO2. नाम बताइए, इट इज 1 2 3 4 5 6, इट इज 2 4 6. 3 बार नाइट्रो है, ट्राई नाइट्रो, और बाकी क्या है भाई, फिनोल है, इट इज फिनोल. ये तो हो गया यूपीएससी नेम. ये हो गया आपके पास इसका कॉमन नेम. ये क्या हो गया आपके पास, इसका कॉमन नेम हो गया है. तो दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपसे ऐसे पूछ लेता है कि व्हाट हैपन व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, व्हाट यू विल गेट. आप सीधा लिख दें पिक्रिक एसिड. आप रिएक्शन जरूर लिखें, रिएक्शन आपको जरूर लिखनी पड़ेगी कि ऐसे ऐसे रिएक्शन आपके पास हो गया है. द नेक्स्ट वन इज सल्फोनेशन. सल्फोनेशन में आपके पास आप फिनोल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कराते हैं. 2 डिफरेंट टेम्परेचर रेंज दे रखी हैं कि इस टेम्परेचर पे आपको डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब मिलेंगे दोनों, ऑर्थो और पैरा दोनों मिलेंगे, बट मेजर जो होगा, जो बहुत ज्यादा बना होगा, दैट इज ऑर्थो एट दिस टेम्परेचर एंड 373 केल्विन पे आपको पैरा एज अ मेजर प्रोडक्ट मिलेगा. इट इज SO3H. सल्फोनेशन हो गई आपके फिनोल की. यहाँ पे आपको ऑर्थो प्रोडक्ट जो है वो मेजर मिला है और यहाँ पे आपको पैरा प्रोडक्ट जो है वो मेजर मिला है. फर्क किस चीज का है, फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों में टेम्परेचर डिफरेंट है. अगर टेम्परेचर 288 से 293 केल्विन आप रखते हैं और फिनोल में H2SO4 डालते हैं तो आपको ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर मिलता है, और जब आप 373 केल्विन टेम्परेचर रखते हैं और ऐसा रिएक्शन कराते हैं तो आपको पैरा प्रोडक्ट जो है वो मेजर मिलता है. द नेक्स्ट वन इज, इट इज फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन. फिनोल का भी होता है, फिर आपने हेलोएरीन्स में भी किया होगा फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन. अगर आपको सिंपल पूछ ले फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन लिखिए तो किसी भी केस में लिख लीजिए, फिनोल के केस में लिख दीजिए या फिर अपना हेलोएरीन्स के केस में लिख दीजिए. बट अगर पर्टिकुलरली ये वाला रिएक्शन पूछा है तो इसी तरीके से करना है इसको. यहां पे आप क्या देखेंगे, फिनोल इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग. एल्काइलेशन बोल रहा है कि फिनोल की एल्काइलेशन हो जाएगी, एल्काइल ग्रुप लग जाएगा इस तरह से, प्लस ये ऑर्थो प्रोडक्ट पैरा भी मिलेगा इसी तरह से. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, चाहे एल्काइलेशन की बात करें चाहे एसाइलेशन की बात करें, दोनों की दोनों रिएक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप कोई से भी केस में लिख सकते हैं, हेलोएरीन्स के केस में लिख सकते हैं, फिनोल के केस में लिख सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज कॉल्वेज रिएक्शन. कॉल्वेज रिएक्शन में आप सोडियम फिनॉक्साइड को ट्रीट कराते हैं विद कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी कार्बोक्सिलेशन हो जाती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाता है, उसके बाद वही फ्राइज रीअरेंजमेंट होती है और फाइनली आपको क्या मिल जाता है, फाइनली यू विल गेट
some product. Let's see. Salicylic acid, I think you'll get in this reaction, ऐसे ही लिखते हैं OCOONA. रीअरेंजमेंट उठ के ये इधर आ जाएगा और यहाँ OH हो जाएगा. यही प्राइस रीअरेंजमेंट थी, ऐसी ऐसी हमने देखी. इट इज OH and it is CONA. सोडियम सैलिसिलिक एसिड आपके पास बन रहा है, सोडियम सॉल्ट है सैलिसिलिक एसिड का. सैलिसिलिक एसिड हमने पीछे भी किया, OH और COH ऑर्थो पोजीशन पे एक दूसरे के साथ हूँ ऑन द बेंजीन रिंग, देन दैट इज सैलिसिलिक एसिड. बट इट इज नॉट सैलिसिलिक, इट इज सोडियम सॉल्ट. सोडियम लगा हुआ है H की जगह, तो ये क्या है आपके पास सोडियम सॉल्ट है. जब आप डाइल्यूट HCl के साथ इसको ट्रीट कराएंगे, व्हाट यू विल गेट, सोडियम जो है रिप्लेस हो जाएगा विद H और किसके साथ चला जाएगा, Cl के साथ चला जाएगा. तो व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट, इट इज सैलिसिलिक एसिड. आपको क्या मिल जाता है, सैलिसिलिक एसिड मिल जाता है कॉल्वेज रिएक्शन से. आपको बोले कि कन्वर्ट सोडियम फिनॉक्साइड इनटू सैलिसिलिक एसिड, तो दिस इज द रिएक्शन. या ऐसे पूछ ले कि बाय विच रिएक्शन वी गॉट सैलिसिलिक एसिड, दैट इज कॉल्वेज रिएक्शन. क्लियर. द नेक्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप अपने क्वेश्चन पेपर्स लास्ट ईयर्स के उठा के देख लीजिए, 5-6 सालों के पेपर उठा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं तो जरूर पूछा होगा, किसी ना किसी सीरीज में हर बार पूछा है रीमर-टीमन रिएक्शन. एंड दिस रीमर-टीमन रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सैलिसिल्डिहाइड. हम सैलिसिल्डिहाइड इससे बना सकते हैं. फिनोल दिया है, फिनोल को आप ट्रीट कराते हैं विद क्लोरोफॉर्म in the presence of NaOH. Temperature is also written over there. Then you will get an intermediate, again it is treated in the presence of NaOH. This product is quite unstable. यहाँ से फटाफट से क्या हो जाता है, इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है, वाटर निकल जाता है और आपको क्या मिल जाता है, इस तरीके का एक प्रोडक्ट मिल जाता है. देखिए आपको एल्डिहाइड मिल रहा है, यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड है. जब आप डाइल्यूट HCl के साथ इस चीज को ट्रीट कराएंगे तो वही Na रिप्लेस हो जाएगा विद H, यहाँ -NaCl यही लिख देते हैं. एंड व्हाट you'll get सैलिसिल्डिहाइड CHO. पिछली वाली कॉल्वेज में हमें क्या मिला, सैलिसिलिक एसिड मिला, COH मिला. यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, CHO मिल रहा है. दिस इज CHO. तो दिस रीमर-टीमन रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. The next one is कपलिंग रिएक्शन. फिनोल्स जो हैं वो कपलिंग रिएक्शन शो करते हैं. कपलिंग रिएक्शन किसके साथ जब आप इसको ट्रीट कराते हैं, इट इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. इट इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ जब फिनोल को ट्रीट कराया जाता है एक वीक बेस की प्रेजेंस में, जिसका pH आपके पास 9 to 10 हो, उस बेस की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कराया जाता है और इनकी क्या हो जाती है, कपलिंग हो जाती है, ये निकल जाता है. एंड you'll get the product, it is ऑरेंज कलर की डाई आपको मिल जाती है. सो दिस इज द कपलिंग रिएक्शन. द नेक्स्ट वन इज इट इज अ रिएक्शन ऑफ फिनोल विद थैलिक एनहाइड्राइड. जब आप थैलिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट कराते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड ये आपके पास क्या है फॉर्मूला, ठीक है. वही देखिए, अगर आप इसको हटा दें, यहाँ CH3 यहाँ CH3 लगा दें, तो आपके पास वो क्या था, एसिड एनहाइड्राइड. और ये क्या है, थैलिक, जिसमें आपके पास फिनाइल रिंग लग गई है, बेंजीन रिंग लग गई है, दैट इज थैलिक एनहाइड्राइड.
जब आप इसको ट्रीट कराते हैं विद फिनोल तो फिनोल के 2 मॉलिक्यूल पर 1 थैलिक एनहाइड्राइड के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है एंड दिस रिएक्शन इज प्रोसीडिंग इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. H2SO4 जो है वो यहाँ से वाटर को निकालने में इसकी हेल्प करेगा थोड़ी सी ऐसे, और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज नोन एज फेनोफ्थलीन, जो आप एज एन इंडिकेटर यूज करते हैं इन योर केमिस्ट्री लैब. फिनोफ्थलीन आप कैसे बनाते हैं? फिनोफ्थलीन आप इस तरीके से बनाते हैं, ऐसे. ये देखिए 2 बॉन्ड हैं इसके, एक इस रिंग के साथ बना लेगा, एक इसके साथ बना लेगा, एंड व्हाट यू विल गेट, आपको जो मिलेगा दैट इज नोन एज फिनोफ्थलीन. इट इज फिनोफ्थलीन. So this is also an important reaction of phenol. The next one is some reactions. this reaction, ये वाला reaction भी बहुत ज़्यादा important है, very very important. इसको पूछता है, ऐसे reaction लिखा है और बोलता है बताइए क्या बनेगा. तो यहाँ पे फिनोल दे रखा है, फिनोल की हाइड्रोजनेशन हो रही है. तो आपने सिंपल भी अगर रिएक्शन ऐसी कभी पढ़ी हुई है, एल्कीन्स हैं, एल्कीन्स में हाइड्रोजन डाल रहे हैं तो एल्केन्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड. डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड. यहाँ पे देखिए 3 H2 के मॉलिक्यूल है, मतलब टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर 6. एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल. इसको दे दीजिए, टोटल कितने लग गए आपके पास? 6 लग गए हैं. और आपको क्या मिल गया है? ये मिल गया है. एंड दिस रिएक्शन इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है ये. दिस इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन. रिडक्शन क्यों बोल रहा है इसको? हाइड्रोजनेशन भी बोल सकते हैं इसको. रिडक्शन इसलिए बोल रहा है कि रिडक्शन इज व्हाट? दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. इन दिस बेंजीन रिंग हमारे पास क्या हो गया? आपके पास हाइड्रोजन ऐड हो गया और जो डबल बॉन्ड था वो किस में कन्वर्ट हो गया? इट इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड. और ये क्या है? साइक्लोहेक्सेनॉल, हेक्सेनोल. नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन जब आप एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में कराते हैं तो विल गेट दिस प्रोडक्ट, double bond O and double bond O over here, and this is known as benzoquinone. What is benzoquinone? Orthobenzoquinone. This is para, sorry. It is benzoquinone. The next one is the reaction of this phenol with potassium परसल्फेट. जब आप पोटेशियम परसल्फेट के साथ ट्रीट कराते हैं अपने फिनोल को तो आपको जो ऑर्थो और पैरा पे मिलेगा दैट इज OH. ये है आपके पास फिनोल, आपने इसका रिएक्शन करा दिया पोटेशियम परसल्फेट के साथ, इट इज K2S2O8 and the solution is alkaline. एल्केलाइन मीडियम में आप इस रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं. आपको डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन मिल जाएगी. यू गेट, एक बार ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा और एक बार पैरा प्रोडक्ट मिलेगा. OH one time over here. It is 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन एंड ऑर्थो जो प्रोडक्ट है उसका जो कॉमन नेम है दैट इज कैटिकॉल एंड द अनदर वन इज क्यूनॉल. एंड इट इज IUPAC नेम क्या हो जाएगा? इट इज 1,2 हाइड्रोक्सी. इसका 1,2 डाईहाइड्रोक्सी, नॉट हाइड्रोक्सी, इट इज डाईहाइड्रोक्सी
benzene, and for this it is 1 2 3 and 4, it is 1 4, same name, सेम नाम हो जाएगा, सिर्फ पोजीशन जो है आपके पास OH की क्या है वो डिफरेंट है। द नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, बहुत बार पूछेगा आपको, हो सकता है इस बार भी पूछ ले कि बताइए आप अगर आपके पास डिफरेंट सॉल्यूशंस और डिफरेंट तरीके की अल्कोहल्स दी हैं, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, तो आप कौन से टेस्ट से उनको डिस्टिंग्विश करेंगे? विच टेस्ट, एक नंबर का क्वेश्चन कि विच टेस्ट इज यूज फॉर द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल? दैट इज लुकास टेस्ट. इट इज लुकास टेस्ट. इन लुकास टेस्ट व्हाट यू विल डू? लुकास टेस्ट में आप क्या करते हैं, अपना अल्कोहल लेते हैं जो भी है, अभी नहीं आपको पता है कि कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, उसके रिजल्ट पे डिपेंड करेगा कि कैसा रिजल्ट आपको मिलेगा, उसके बेस पे आप बताएंगे कि ये वाला अल्कोहल टर्शरी है, ये वाला सेकेंडरी है, ये वाला प्राइमरी है। आपने अल्कोहल लिया, जो भी दिया आपको बोल दिया, बताइए इनमें से कौन, तो अल्कोहल को ट्रीट कराया आपने HCl के साथ, in the presence of that anhydrous zinc chloride, ZnCl2 की प्रेजेंस में आपने रिएक्शन कराया है। देखिए अल्कोहल मान लो ये है ROH, HCl, ये निकल जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या बनेंगे, क्लोरो एल्केन्स बनेंगे। क्लोरो एल्केन्स जब बनेंगे तो आपके पास तीन आपको क्या मिलेंगे, रिजल्ट्स मिलेंगे। यहां लिख लेते हैं कि आपने टेस्ट में क्या कराना है, अल्कोहल प्लस HCl, नीचे की तरफ लिखते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। अब तीन तरह की अल्कोहल है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। कहता है अब यहाँ पे क्लोरो, आपके पास कोई एल्केन्स बनेंगे तो जब भी क्लोरीन प्रेजेंट होती है, जैसे आपके पानी में, पानी को प्योरीफाई करने के लिए जो भी वाटर सप्लाई वाले हैं वो क्या डालते हैं, पानी में क्लोरीन डालते हैं, तो आपको कभी कभी ऐसा पानी भी सप्लाई में आता है जो बहुत ज़्यादा वाइट होता है। इट मीन्स कि क्लोरीन डालने से हो सकता है कि भाई चीज़ें कैसी हो जाती हैं, वाइट हो जाती है, टर्बिडिटी आ जाती है उनमें। तो कहता है कि जब क्लोरो प्रोडक्ट आपके पास बना, इफ टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, अगर वो आपके पास मिल्कीनेस वाटर में एकदम से आ गई, टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, देन इट इज अ टर्शरी। वो क्या है, टर्शरी आपके पास अल्कोहल है। अगर उस टर्बिडिटी को अपीयर होने में 5 मिनट लग रहे हैं, turbidity after 5 minutes, then that is secondary alcohol. And if turbidity doesn't appear, and you'll get the turbidity after heating. So turbidity after heating आपको मिल रही है, तो वो क्या होंगे, प्राइमरी। तो ये आपके पास ऑब्जर्वेशंस, ये अब आपके पास रिजल्ट आएंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ दोज ऑब्जर्वेशंस, दोज रिजल्ट्स, यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। तीन आपके पास अल्कोहल्स दे रखे हैं, आपको बोला गया है कि बताइए प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। तो व्हाट यू विल डू, यू हैव टेकन अल्कोहल एंड एडेड सम सॉल्यूशन ऑफ HCl विद द एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, टर्बिडिटी इमीडिएटली अपीयर हो गई, दैट इज टर्शरी, बिकॉज टर्शरी अल्कोहल्स आर वेरी वेरी रिएक्टिव। अगर टर्बिडिटी 5 मिनट के बाद अपीयर हो रही है तो सेकेंडरी, और टर्बिडिटी अपीयर नहीं हो रही है, आप उस सॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, देन इट इज प्राइमरी। सो दिस इज द वे, दिस इज अ टेस्ट विच इज यूज्ड फॉर द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। वन मोर टेस्ट वी हैव, इट इज विक्टर मेयर टेस्ट। पूछता है आपसे कभी कभी कि बताइए विक्टर मेयर टेस्ट को एक्सप्लेन करिए, बहुत कम पूछता है बट पूछ लेता है कभी। तो इसमें आप क्या करते हैं, जो भी अल्कोहल का सॉल्यूशन है उसको आयोडीन के साथ ट्रीट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ
रेड फॉस्फोरस, आपके पास एल्काइल हैलाइड्स बन जाएंगे कुछ, आपने ये रिएक्शन किया भी है। उसके बाद आप इसमें सिल्वर नाइट्राइट डालेंगे, AgNO2। जनरली हम जो यूज करते हैं जैसे AgNO3 आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट, बट दिस इज AgNO2 which is silver nitrite. After that you will get nitroalkanes and in that solution you will add nitrous acid, HONO डाल दिया। अगर ब्लड रेड कलरेशन आ गई तो प्राइमरी अल्कोहल्स, अगर ब्लू कलरेशन आ रही है आपके पास तो सेकेंडरी। ये रिजल्ट्स आपने याद रखने हैं। और अगर सॉल्यूशन आपका कैसा है, कलरलेस रह रहा है, ये सब करने के बाद तो देन इट इज टर्शरी अल्कोहल। तो कैसे अल्कोहल्स होंगे, टर्शरी अल्कोहल्स होंगे। द नेक्स्ट वन इज आइडोफॉर्म टेस्ट। और आइडोफॉर्म टेस्ट जो है वो आपका किस लिए यूज होता है, ये भी आपका अल्कोहल्स को डिस्टिंग करने के लिए यूज होता है, डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होता है। बट आइडोफॉर्म टेस्ट जो है वो कौन से अल्कोहल्स देते हैं, जिसमें ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है, विच कंटेन्स दिस CH3 CHOH। और ये जो आपका बॉन्ड दिखाया जा रहा है हो सकता है H के साथ जुड़ा हो या फिर कार्बन के साथ हो। तो ऐसे ही अल्कोहल आपके पास इस टेस्ट को दिखाएंगे जिनमें ये वाला ग्रुप जो है वो होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये भी तो एक अल्कोहल है, इट इज CH3OH, दिस इज मिथेनॉल। मिथेनॉल में अगर हम देखें तो वी डोंट फाइंड दिस ग्रुप, हमें ये वाला ग्रुप नहीं दिख रहा, हमें सिर्फ सिंपल ये दिख रहा है CH3 और उसके साथ भी OH लगा हुआ है, ये नहीं दिख रहा है। इट मीन्स कि अगर आपको बोल दे बताइए कि आपके पास दो अल्कोहल दिए हैं, मिथेनॉल दिया है और इथेनॉल दिया है, आप दोनों के दोनों प्राइमरी है। अभी तक जो हमने दो टेस्ट पढ़े दैट इज लुकास टेस्ट और विक्टर मियर टेस्ट, उसमें जो डिस्टिंक्शन बताया गया वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का बताया गया। बट अगर मैं बोलूं कि मेरे पास दो अल्कोहल्स हैं, ये मिथेनॉल है और ये इथेनॉल है, सॉरी इट इज CH3 CH2OH, तो बताइए कि इन दो अल्कोहल्स को जो प्राइमरी हैं उनको डिस्टिंक्ट करने के लिए, उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए आप कौन से टेस्ट का यूज करेंगे, दैट इज आइडोफॉर्म टेस्ट। अच्छा, इसको प्रोसीड कैसे कराया जाता है, आप अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल में आप एक्वस NaOH डालते हैं और उसके बाद आप उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन आपने डाल दिया, ये सब डाल दिया, अल्कोहल लिया, NaOH डाल दिया, आयोडीन सॉल्यूशन डाल दिया, उसके बाद उसको हीट कर दिया। अगर आपको येलो PPTs मिल जाए, अगर आपको रिजल्ट में क्या मिल जाए, येलो PPTs मिल जाएं, तो आप कहेंगे कि ऐसा हमारे पास अल्कोहल है जिसमें ये वाला ग्रुप है, और येलो PPTs अगर नहीं मिलते हैं तो आप उसको क्या कहेंगे कि वो पक्का ही क्या होगा, मिथेनॉल होगा। वो क्या होगा, मिथेनॉल होगा। सो दीज आर द टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल्स। तो हमने अल्कोहल्स के बारे में, हमने फिनोल के बारे में आज के लेक्चर में पढ़ा, फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा और वहां से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हमने की हैं। एंड दीज आर द टेस्ट फॉर द डिस्टिंक्शन या डिस्टिंग्विशन ऑफ alcohol. So this is all for the today's lecture. Thank you.